लगातार कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी कार्य की है। आप देखिएगा 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। आदिवासी अस्मिता को कहीं ना कहीं मटियामेट करने की जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के जो विदेशियों मिशनरियों का जो मिशन को सक्सेस करने में कांग्रेसियों का बड़ा हाथ रहा है। और अगर हमारे बच्चों को अगर साइकिल दे रही है तो रास्ता होगा तब तो बच्चे साइकिल चलाएंगे। अगर विकास का फंड अगर आ रहा है, अगर संवैधानिक अगर व्यवस्था बनाई गई है तो हम तक पहुंच क्यों नहीं? अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को बचाने का अधिकार सबको है। देखिए, सभी समुदाय के लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी बच्ची किस तरीके से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। और हमारे समुदाय को मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हम आरएसएस का दलाल हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले, ये भारत को बेचने वाले गद्दार हैं जो अपनी माटी का नहीं हुए, वो विदेशी संस्कृति को अपनाने वाले लोग बात करेंगे कि हम कौन हैं। डिलिस्टिंग का मुद्दा एक बार पुनः उजागर हो चुका है। दरअसल केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आगामी 12 दिसंबर को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। डिलिस्टिंग आखिर होती क्या है, वो कई दर्शक जानना चाहते हैं। इस सिलसिले में विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशा भगत जी, जिनसे आप सभी कोई ताल्लुकात रखते हैं। आदिवासी समाज की अग्रणी महिला नेत्री के तौर पर निशा भगत जी अपने छवि को बनाने में कामयाब रही है। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको भी मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय आदिवासी। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, डिलिस्टिंग का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, आखिर डिलिस्टिंग होता क्या है? क्योंकि हमारा कई दर्शक जानना चाहते हैं डिलिस्टिंग को लेकर। क्योंकि डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है लगातार ये हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा उठाया गया है। आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग अपने पुरखों से जो वर्षों से चलते आ रहे परंपरा को निभाने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। और ऐसे में अगर धर्मांतरित ईसाई जो कि है, लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड राज्य में चंगाई के माध्यम से शिक्षा के नाम पे यहाँ कई स्कूल और स्वास्थ्य के माध्यम से कई गिरजाघर बन गए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे मासूम जनता जो है कि आज भी विकास जो है हमारे मुख्य धारा तक आज तक पहुंचा नहीं है। और ऐसे में प्रलोभन देना एक शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, तो लगातार धर्मांतरण का मुद्दा जो है गहराता जा रहा है। और ये हमारे समुदाय की अगर बात किया जाए तो हमारे इतिहास में भी देखिएगा पन्ने उठा करके कि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी धर्मांतरण के मुद्दे को प्रखरता से जब सांसद थे तो संसद भवन में उन्होंने उठाया था। 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को उन्होंने हिलाने का काम किया था। लेकिन लगातार कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी कार्य की है। आप देखिएगा 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। आदिवासी अस्मिता को कहीं ना कहीं मटियामेट करने की जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के जो विदेशियों मिशनरियों का जो मिशन को सक्सेस करने में कांग्रेसियों का बड़ा हाथ रहा है। और जहां तक दिख रहा है कि आज़ादी के बाद अब तक हम लोगों का आदिवासी समुदाय है जो जूझ रहा है कि सरना धर्म कोड को लेकर के कहिए या तो फिर डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के कहिए, आज हमारा समुदाय को पूरी तरीके से मटियामेट, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, आप अगर लुकुर इस भारत के संविधान में अगर लुकुर कमेटी की बात करेंगे जो ये तय करता है कि संविधान के तहत कौन से लोग जो है आदिवासी जो है आदिम काल से अपने सभ्यता को, संस्कृति को बचाए रखे हैं, रूढ़िवादी परंपरा को जो मान रहे हैं, उनके लिए लुकुर कमेटी भी है जो पांच जो है मापदंड निर्धारित करती है। उस 5 मापदंडों में मुख्य होता है कि आप जो अपनी पारंपरिक जो संस्कृति है, रूढ़िवादी परंपरा है, जो उसको आप निभा रहे हैं कि नहीं, आदिम गुण है कि नहीं आपके पास में, आपका शैक्षणिक और जो आपका जो रहन सहन है उसमें पिछड़ापन है या नहीं है। तो आप देखिए कि विदेशी धर्म को मानने वाले लोग तो आप देखिए फ्री में उन्होंने ही कहा है कि इस भारत में शिक्षा जो है मिशनरियों का देन है, तो उनको शिक्षा मिलती है फ्री में। ये लोग जाति के नाम पे लगातार इन लोगों ने आदिवासियों का आरक्षण खाने का काम किया है, जबकि मिशनरी ईसाइयों में जाति नहीं होती है।
अगर आप भारत के संविधान में भी आप जाइए, आप बताइए कि कहीं पे भी अगर मिशनरियों का जाति होता है तो आप चैलेंज कीजिए ना कोर्ट को कि निशा भगत जो है कि इस तरीके का बयान दे रही है। तो दुख की बात है कि हमारा हर विकास का वो जो सरकार के द्वारा जो विकास के लिए हमारे दिए जाते हैं आरक्षण कहिए या फिर को मूलभूत सुविधाएं जो दी जाती हैं सरकार के द्वारा, तो वो हमसे अभिन्न हो जाता है क्योंकि हम तक पहुंच नहीं पाता है। ये लोग ज्यादा शिक्षित लोग हैं, ये लोग समझते हैं संविधान को, और हमारे कई लोग जो है कि आज भी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग शिक्षित नहीं हैं, अपना हक और अधिकार से वंचित हैं। आज भी कहा जाए कि सरकार अगर हमारे बच्चों को अगर साइकिल दे रही है तो रास्ता होगा तब तो बच्चे साइकिल चलाएंगे ना। तो अगर विकास का फंड अगर आ रहा है, अगर संवैधानिक अगर व्यवस्था बनाई गई है, तो हम तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये धर्मांतरितों के द्वारा लगातार हमारा हनन हो रहा है। इसका हम लोग डिलिस्टिंग चाहते हैं, उसका लगाव चाहते हैं। जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा, जो हमारी परंपराओं को नहीं मानते हैं, उनका हम लोग लगाव चाहते हैं। यही डिलिस्टिंग का मांग हम लोग कर रहे हैं। निशा जी, जब भी कन्वर्सन या डिलिस्टिंग की बात आप लोग करते हैं तो कांग्रेस, जहाँ पे आप पूर्व में भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को समझते भी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े आदिवासी चेहरे झारखंड के, वो कहते हैं कि जो भी डिलिस्टिंग की मांग उठा रहे हैं वो आरएसएस से फंडेड किया हुआ संगठन है। ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को बचाने का अधिकार सबको है। किसी पार्टी का लेबल ना लगाएं। लगातार ये लोग जो कह रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि किसी पार्टी के माध्यम से फंड किया जा रहा है, तो ये मेरा रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदाय के लोग भली भांति जानते हैं। जो सरना समुदाय के, पढ़ा समुदाय के, आप चाहे हो समाज की बात कीजिए, संथाल समाज की बात कीजिए, उरांव समाज की बात कीजिए, मुंडा समाज की बात कीजिए, लोहरा समाज की बात कीजिए, प्रधान जो है अभी जो हम लोगों का लोगों को बनाया गया है नया, ये चेरो लोगों को देख लीजिए, चाहे तो फिर भूमि समुदाय को देख लीजिए, चाहे भोक्ता समुदाय को देख लीजिए, जो भोक्ता समुदाय को अभी शामिल किया गया है, तो उनको भी देख लीजिए। सभी समुदाय के लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी बच्ची किस तरीके से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। और हमारे समुदाय को मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हम आरएसएस का दलाल हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम ईसाई हैं। हम सरना समुदाय से बिलोंग करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदाय की बेटी हैं। और लगातार जो मैं आवाज उठा रही हूँ, इन लोगों को मिर्ची लग रही है। तो ये किसके दलाल है? जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं वो किसके दलाल है? मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले, ये भारत को बेचने वाले गद्दार हैं। जो अपनी माटी का नहीं हुए, वो विदेशी संस्कृति को अपनाने वाले लोग बात करेंगे कि हम कौन हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि इन लोग जो कह रहे हैं इस तरीके की बात, तो वो बौखलाए हुए हैं। क्योंकि ये सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है। झारखंड में तो 1917 में ही ना, 1917 में ही लागू कर दिया गया था धर्मांतरण बिल, 2017 में। 2017 जी 2000 में हमारा झारखंड 2017 में हुआ था। तो मुझे जहां तक लगता है कि उस कानून को हटाया भी गया है। जी बिल्कुल। तो हमारे झारखंड में धर्मांतरण बिल लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर बीजेपी लेके आई है, अगर वो चाहिए सरकार, लेकिन वो करने में विफल रही, अगर धर्मांतरण पे रोक करने के लिए विफल रही, लेकिन ये जो आदिवासी की सरकार है, जो राज्य की माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये तो आदिवासी है ना, इनको तो डिलिस्टिंग करना चाहिए। राजनीति के चंद स्वार्थ साधने के लिए, अपने फायदे के लिए, वो जो ईसाइयों का जो वोट बैंक के लिए वो आज जो आदिवासी समुदाय, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का राज्य के मुखिया का गलती है ना। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा मुखिया ही गलत है, तो हम किसको दोष दें? हम तो केंद्र सरकार को बोलेंगे ना। केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं और अपना 12 तारीख को डिलिस्टिंग का जो मुद्दा का जो कार्यक्रम हमने केंद्रीय सरना समिति ने उठाया है, और महाधरना का जो हमारा कार्यक्रम है, उस दिन मैं अपना बाल भी मुंडन करके मैं हमारे इस देश की प्रथम नागरिक आदिवासी बेटी जो कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को भी भेजूंगी। वो बहुत ही अच्छे से समझती हैं, उन्हीं के कार्यकाल में जब वो यहाँ की झारखंड राज्य की राज्यपाल रही, तभी धर्मांतरण बिल लागू हुआ था।
तो वो समझती हैं कि हमारे झारखंड में आदिवासी अस्मिता को बचाना कितना जरूरी है। और आज हमारा झारखंड में आदिवासी संस्कृति खतरे में है, वो समझती है। उनको अपना मुंडन किया हुआ बाल भेजूंगी और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजूंगी। इस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से हम इस झारखंड राज्य में हो रहे धर्मांतरण और लगातार जो धर्मांतरित जो हमारा आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, जो कि ईसाई समुदाय जो माइनॉरिटी का लाभ भी ले रहे हैं और वो आदिवासी का आरक्षण, एसटी समुदाय का भी आरक्षण ले रहे हैं, इसका हम लोग खेद प्रकट करते हुए अब जोरदार आंदोलन करने का काम 12 दिसंबर को हम लोग करने जा रहे हैं। निशा जी, आपके द्वारा और आपके संगठन के द्वारा एक बड़ा स्टैंड ली जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस 12 दिसंबर के आयोजन के बाद झारखंड की राजनीति में इसको लेकर और तेजी से चर्चा होगी और केंद्र सरकार भी कड़ा निर्णय लेगी एंटी कन्वर्सन को लेकर? देखिए, चूंकि जिस तरीके से मीडिया तंत्र के माध्यम से, जो भारत के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैंने देखा और सुना कि इस राज्य के मुखिया चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी नेता बने, लेकिन वो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनको लज्जा आनी चाहिए कि झारखंड राज्य में आदिवासी आज त्राहिमाम कर रहा है, आज रास्ते पे अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है और आज वो राजनीति चमकाने के लिए, अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को आज कहा जाए तो फांसी में बिना कहे वो दे दे रहे हैं। उनकी हमारी जो जड़ों को नष्ट करने में इस राज्य के मुखिया का सबसे बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है। ये हम होने नहीं देंगे। वो अपनी ख्याति अगर सड़कों पे उतर करके आंदोलन करके लाते तो ये स्वाभाविक था कि हम उनको जरूर मानते, लेकिन लगातार इस राज्य में ये कहा जा रहा है, इसका जो कहा जाता है इस संविधान में सबसे बड़ा कानून व्यवस्था होता है, न्याय का मंदिर जो है, वहां की बात भी झारखंड की सरकार नहीं सुन रही है। पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं कर पा रही है, जो कि स्वशासन अगर लागू होता तो स्वतः हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा होती, क्योंकि आज से नई पीढ़ियों से हमारा जो समाज में स्वशासन था उसी के माध्यम से आज भी हमारे लोग जो है अपनी कार्यशैलियों को करने में सक्षम है। और अगर पेशा अधिनियम लागू हो जाता तो शायद हमारे राज्य के मुखिया को कहते कि वो अच्छा राजा है, लेकिन ना पेशा अधिनियम कानून लागू हो रहा है, ना ही इस सरकार में आदिवासियों की जमीनें सुरक्षित हो रही हैं। आप देखिए रिम्स के पास भी सोरेन की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर जाना जा रहा है। देखिए सोशल मीडिया में अपने बारे में ज्यादा ट्रोल करवा देने से वो राज्य और पूरे देश का आदिवासियों के मुखिया नहीं बन सकते हो, क्योंकि आज जब हम नगड़ी प्रकरण में 2 केस हमें मिला था, 2 केस हमारे ऊपर की गई थी, जो आदिवासी अस्मिता और आदिवासियों की आत्मा होती है उनकी जमीन, और अगर इस राज्य में जमीनें लूटी जा रही हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आप रिम्स के पास का प्रकरण देख लीजिए, लगातार लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं। रैयती लोग, जो रैयती लोग है जिसका जमीन वहां रिम्स में नहीं गया है, उनका घर तोड़ने के लिए प्रशासन इस सरकार में उतारू है। तो इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का ही दोष है ना कि इस झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों की आत्मा को नहीं बचा पा रहे हैं। तो आदिवासी की आत्मा जो जमीन है उसको रौंद करके CNTSPT एक्ट का उल्लंघन करते करते आप बता दीजिए कि ये राज्य के राजा कैसे अच्छे और कुशल हो सकते हैं, जो कि हमारे ही अरमानों पे, हमारी आस्था पे झूठ जो पहुंचा रहे हैं, वो हमारे अच्छे राजा कैसे हो सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। डिलिस्टिंग का मुद्दा आप लोगों ने जोरों शोरों से उठाने का काम किया है। पूर्व में रघुवर दास जी की सरकार ने कोशिश किया था कि एंटी कन्वर्सन लॉ लाए। कई हद तक बीजेपी का दावा है कि वो सफल भी हुई थी। अगर सरकार दोबारा बनती बीजेपी की तो ये निश्चित तौर पर देखने को मिलता है कि कन्वर्जन रुकने में आता है। जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी बयान है कि बीजेपी हमेशा से डिलिस्टिंग का समर्थन में रही है। तो क्या आपका संगठन और बीजेपी का संगठन आने वाले समय में साथ मिलकर इस मुद्दे में कार्य करने को चाह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार इस झारखंड राज्य में थी तो उस समय इनको पेशा अधिनियम कानून लागू कर देना चाहिए था। चूंकि बीजेपी की सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे को अगर जो उठाया है तो मैं इसका सराहना करती हूँ। अगर बीजेपी सरकार सच में डिलिस्टिंग का मांग करती है तो इस झारखंड राज्य में जिस तरीके से इजार लागू है उसी तरीके से साफ होना चाहिए। जो हमारे आदिवासी मतलब आदिवासी जो इस देश की माटी के पहचान है, इस देश के मूल मालिक हैं, इस देश का जो राजा है, उनका अगर सच में अगर सम्मान करती है तो डिलिस्टिंग के मुद्दे को प्रखरता से लेकर के हमारे झारखंड राज्य में
डिलिस्टिंग होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। ईसाई है, ईसाई माइनॉरिटी है। सरना रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, पढ़ा समाज को मानने वाले, अति धर्म को मानने वाले आदिवासियों की पहचान अलग है। इस पहचान को एक आयाम दीजिए और एक सम्मान दीजिए, जो पूरे भारत में ये कहा जाता है कि आदिवासी अस्मिता को बचाई जाए, तभी जाकर के इस देश में संस्कृति बचेगी। तो हमारी भारत देश की संस्कृति को बचाना है तो आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए डिलिस्टिंग अति आवश्यक है। अभी भी झारखंड में कई ऐसा युवा है जिन्हें लगता है कि आदिवासी समाज और ईसाई समाज एक है, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, चूंकि आदिवासी समुदाय में सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ है, इसलिए इन लोगों को समझने में समय लग रहा है। और जो लोग सोचते हैं कि दोनों एक हैं, तो ये गलतफहमी है। और लोग जो कह रहे हैं कि खतियान हमारा देख लीजिए, तो मुसलमानों का भी खतियान मिलेगा कि वो आदिवासी रहे हैं। क्यों? मुसलमान हमारा आरक्षण तो नहीं खा रहे हैं, तो भाई ईसाई क्यों खाएंगे? तो इसी तरीके से हिंदू भी हमारा आरक्षण नहीं खाते हैं, तो ईसाई को खाने का आरक्षण खाने का क्या संविधान ने अलग से स्पेशल ठेका दिया है क्या? विदेशी ताकतों को क्या ताकत देने के लिए कांग्रेसियों ने क्या ईसाइयों को कोई मजबूत पिलर दिया है क्या? क्या है? क्यों? आपने देखा होगा कि ऐसे समुदाय के लिए है कि जब वो हिंदुइज्म से अगर वो मुसलमान और ईसाई में कन्वर्ट होते हैं तो उनका आरक्षण समाप्त। लेकिन आप देखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पे जो भी एससी और एसटी दोनों के बारे में कहा गया है कि धर्मांतरित करते हैं और धर्मांतरण करते हैं कि वो अगर मुसलमान या ईसाई बनते हैं तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इनको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को ये बताया नहीं गया है, क्योंकि ईसाई में जाति नहीं होती है, ये बताया नहीं गया है, इसलिए हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मिशनरियों का ये मिशन को ये लोगों ने कामयाब करने के लिए हमारे लोगों को धोखे में रखा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि धर्मांतरित लोगों, घर वापसी करो, अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी माटी का मान रखो। हम हृदय से स्वागत करेंगे, हाथ जोड़ करके स्वागत करेंगे कि घर वापसी कर लीजिए। लेकिन अगर आप घर वापसी नहीं करना चाहते हैं, आप ईसाई ही रहना चाहते हैं, तो आप गर्व से कहिए कि आप मिशन है, आप अंग्रेजों के धर्म को अपनाए हैं। और लगातार इनका जो प्रहार रहा है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले संस्कृति को नष्ट कर देने की इन लोगों की जो साजिश रही है, इसका भी मैंने पर्दाफाश लगातार किया है। और एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। और अगर केंद्र की सरकार डिलिस्टिंग चाहती है, आदिवासी अस्मिता को बचाना चाहती है, तो मैं इस केंद्र की सरकार को भी 12 तारीख को झकझोरने का काम करूंगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप सोए हुए क्यों हैं अब तक। एक अंतिम सवाल रहेगा निशा जी आपसे। जी, ईसाई समाज के द्वारा हमेशा ये कहा जाता है, ईसाई समाज झारखंड के विकास में एक मील का पत्थर साबित होते रहा है और वो कभी किसी आदिवासी समाज को कन्वर्सन नहीं किया है। आदिवासी समाज खुद ही होते थे कि वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, और क्योंकि वो संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म अपना। देखिए, भारत के संविधान में भी आप अगर संविधान की बात करेंगे तो जितने भी मिशनरीज यहाँ आए हैं, तो वो यहाँ शिक्षा और अपना स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो डिस्पेंसरी एक संस्था है मिशनरियों का, एक मिशन चल रहा है, जो स्वास्थ्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जमीनें एक्वायर करके लीज पे लिया हुआ जमीन, और वो धीरे धीरे वहाँ बड़े चर्च, जो जितना बड़ा इन लोगों का डिस्पेंसरी नहीं होता है, जितना बड़ा स्कूल नहीं होता है, उतना बड़ा तो ये लोग चर्च के लिए एक्वायर कर रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि झारखंड में कई एक ऐसे चर्चेस हैं जिसका जमीन जो लीज पे लिया गया था, वो भी लीज इन लोगों का खत्म हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस जो लड़ाई में मैंने कहा था कि जो चर्चेस अनलीगल बने हुए हैं, इनफैक्ट हमारे सरना स्थलों में भी कई चर्चेस और गोरोटिव्स बने हैं, तो उस पर भी हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि इस भारत के संविधान में कि ये लोग जो विदेशी धर्म के लोग आए यहाँ प्रलोभन देने के लिए, और इन लोगों का जो धर्मांतरण कराना जो है चंगाई के माध्यम से, आप देखिएगा चंगाई ये लोग कैसे करते हैं। लंगड़ा जो है दौड़ने लगता है, बहरा जो है जो सुनने लगता है, गूंगा जो है बोलने लगता है। तो भाई कैंसर और भाई एड्स जैसे बीमारी को आप ठीक करो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा प्रणालियां हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां पे फादरों को बैठा दीजिए, चंगाई करने वालों को बैठा दीजिए। क्या जरूरत है भारत का अर्थव्यवस्था इतना ज्यादा खर्च करने का?
अगर ये वाकई धर्मांतरण इस तरीके से प्रलोभन दे करके लोगों को ठग करके फुसला करके कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। किसी भी संविधान की उन पंक्तियों में ये नहीं लिखा हुआ है अगर आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी है तो किसी का धर्म का अपमान करने का आजादी किसी को नहीं है। और अपना धर्म आप सर्वस्व करके आप दूसरे का धर्म को नीचे दिखा करके आप धर्मांतरित करवा रहे हैं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और ये लगातार देखने को मिला है, ये मैं नहीं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपका भारत का चौथा स्तंभ के माध्यम से लगातार देखने को मिल रहा है। झारखंड राज्य में लगातार लोगों को बरगला करके जो धर्मांतरित कराया जा रहा है इसका हमें पूर्णतः आज से नहीं, मुझे लगता है कि 1968, 1969 के आसपास में पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने इस बात को दोहराया था और कांग्रेस ने कान में रुई डाल करके आदिवासियों को दरकिनार कर दिया। तो यही हमारी लड़ाई जो है आज से नहीं पुरखों से चलते आ रही है और आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। एक अति महत्वपूर्ण सवाल बाकी रह गया है, वो हम चाहेंगे कि आपसे करें। क्या आप चाहेंगे केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले जो तमाम आदिवासी संगठन है वो एकजुट हो जाएं? क्योंकि कांग्रेस जेएमएम के लोग कहते हैं कि ये संगठन ही अलग है, आदिवासी समाज से जो मूल रूप से जुड़ा हुआ है वो इस संगठन का समर्थन नहीं करता, तो आदिवासी समाज में गैप है, ऐसा मैसेज। देखिए, चूंकि आदिवासी समुदाय को तोड़ने की हर कोशिश और साजिशें रची गई, चाहे वो राजनीति के अपने स्वार्थ साधने वाले जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की बात करें या तो फिर मिशनरियों के पाले हुए ठेकेदारों की बात करें, कभी हमारे समुदाय को एक होने नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि हम भाई भाई, लेकिन ये भाई भाई की जगह ये हमारी हत्या कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी परंपरा की हत्या कर रहे हैं। अब ये उजागर हो चुका है, जो कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी की भी सुपुत्री नहीं, वो भी आज तक क्यों नहीं उठाएंगे। या तो फिर देख लीजिए, जो आदिवासी ठेकेदार बनने वाले समाज के अगुवागण क्यों इस चीज को प्रखरता से नहीं उठा पाए। तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने लगातार उठाया, लेकिन इस मुद्दे को दबाया गया, क्योंकि ये मिशनरी न्यूयॉर्क का जो मिशन है, जो विदेशी ताकतों के द्वारा बहुत ही प्रखरता से चलाया जाता है, और ये बहुत बड़ी ताकत है और ये किसी भी हद तक जा सकती है, तो हमारे लोगों को दबाया गया है। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों को जो विभिन्न पार्टियों में रह करके राजनीति रोटी का सेकने का जो काम किया, उनको भी मैं चिताना चाहती हूँ कि अब बस कीजिए, अपनी माटी का सौदा करना बस कीजिए, अपने लोगों का सौदा करना बस कीजिए। आप जो जीवन जी रहे हैं, कभी एकांतवास में जाके सोचिएगा कि हमारे आज भी लोग जो है अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए तरसते हैं। हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, हमारे लोग जब बीमार होते हैं तो चारपाई में ले जाया जाता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर लोग जाते हैं, तब तक इन लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कम से कम अपने लोगों का उस दर्द को समझिए और हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। नहीं तो आने वाला समय में मैं सभी आदिवासी समुदाय के संगठनों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए, रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए आप आगे आए, अपनी भूमिका को निभाएं, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चले, हमारे वीर क्रांतिकारी महापुरुष और वीरांगनाओं के आदर्शों पे चले और पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के सपनों को साकार करने का काम करें। धन्यवाद। जोहार। जय धर्मेश। धन्यवाद निशा जी, आपने विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखा है। तो जैसा कि आपने देखा, डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर प्रखरता से अपनी बात रखने वाली निशा भगत जी ने तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं, चाहे हम बात करें जेएमएम की या अन्य संगठनों की, राजनीतिक दलों की, उस बयानों पर पुण्य विराम लगाने का कार्य भी निशा भगत के द्वारा कर दिया गया है। आगामी 12 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि कितनी भीड़ उमड़ती है और यह जो कार्यक्रम है वो डिलिस्टिंग के मुद्दे को कितना बढ़ावा देने का काम करेगा। इनसाइट विद सौरभ राय के लिए मैं सौरभ राय, रांची।